नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप भट्ट और स्वागत करता हूं आपका बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। और मेरे साथ आज मौजूद हैं बबीता। हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। वो करीब 10 सालों से भारत सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तुम बता सकती हो कि मैं किन की बात कर रहा हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है। तुम बात कर रहे हो मोंटेक सिंह अहलूवालिया की, जिन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर विश्व में खास जगह बनाई है। वो ऑक्सफोर्ड से स्नातक हुए और अपनी प्रतिभा से उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों की सेवा की है। योजना आयोग का एक तो काम है कि पूरी जो इकोनॉमी है इसको देखना कि इसकी क्या पोटेंशियल है। हम 9% ग्रोथ, हमने लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमने अभी कैबिनेट ने अप्रोच पेपर इसका अप्रूव किया है, उसमें हमने लक्ष्य रखा है कि 9% होनी चाहिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट, आर्थिक वृद्धि की टारगेट। अब इसको हम देखते हैं कि इसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, कहाँ पे सरकार का पैसा डालना पड़ेगा, कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो ये सब जो जिसे कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, ये सब योजना आयोग मिनिस्ट्रीज के साथ बैठ के हम करते हैं। दोस्तों, उदारीकरण के बाद के आर्थिक सुधारों में मोंटेक जी का बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के निदेशक भी रहे और मोंटेक जी वर्ल्ड बैंक के डिवीजन चीफ के पद पर रहने वाले सबसे युवा सदस्य भी हैं। संदीप, आर्थिक क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 यानी 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मोंटेक जी का जन्म 24 नवंबर 1943 यानी 1943 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से पूरी की। इसके बाद वो पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। यहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स में बीफिल किया। अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ही एमफिल भी पूरा किया। अपनी शानदार पढ़ाई के चलते उन्हें यूनिवर्सिटी में रोड्स स्कॉलर से सम्मानित किया गया। पढ़ाई के बाद 1968 यानी 1968 में मोंटेक जी वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक में काम करने लगे। यहाँ उन्होंने 11 साल अलग अलग पदों पर काम किया, जिसमें पब्लिक फाइनेंस डिवीजन में डेप्यूटी डिवीजन चीफ और डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर में चीफ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के महत्वपूर्ण पद भी शामिल हैं। इतने महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के बाद वो 1979 यानी 1979 में भारत वापस आए और वित्त मंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। उनके ज्ञान और प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें प्रधानमंत्री का एडिशनल सेक्रेटरी और बाद में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर भी नियुक्त किया। उनके पद लगातार बढ़ते रहे और 1990 यानी 1990 के साल में मोंटेक जी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बने। इसके बाद वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग में सचिव। 1998 यानी 1998 उनके लिए एक बड़ा साल रहा, जब वो योजना आयोग और प्रधानमंत्री के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। भारत
सरकार में सन 2001 में यानी 2001 में वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफिस के डायरेक्टर बने। मॉन्टेग जी की इस कामयाबी का सिलसिला चलता रहा और 2 साल बाद मॉन्टेग जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आर्टिकल्स भी लिखे हैं। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड अप्रोच टू पॉलिसी के सह लेखक भी हैं। सन 2008 यानी 2008 में उन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया और 2011 यानी 2011 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। हमारी ओर से मॉन्टेग जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बबीता, तुमने कभी मौसम बदलने को लेकर पढ़ा या सुना है, या जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ पढ़ा या लिखा? मैंने इन सभी विषयों के बारे में सुना भी है और पढ़ा भी है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी के संबंध में ऐसा विषय है जिस पर ध्यान देना ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसे हमारी इस हस्ती ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर गहराई से रिसर्च की है। वो अप्लाइड ओशन साइंसेज में विक्टर एल्डरसन प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज के डायरेक्टर भी हैं। संदीप, क्या तुम वीरभद्रन रामनाथन की बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। रामनाथन जी ने एटमॉस्फेरिक साइंसेज के बहुत से क्षेत्रों में अपना योगदान किया है और इसमें एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के सामान्य सर्कुलेशन मॉडल्स को विकसित करना भी शामिल है। इंडियन ओशन एक्सपेरिमेंट और अर्थ रेडिएशन बजट एक्सपेरिमेंट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के वो हिस्सा भी रहे हैं। साथ ही रामनाथन जी की एटमॉस्फेरिक एरोसॉल रिसर्च के क्षेत्र में अहम रिसर्च भी रही है और इसी के चलते उन्हें यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का सदस्य भी बनाया गया है। दोस्तों, रामनाथन जी का जन्म आज ही के दिन मदुरई में हुआ। जब वो 11 साल के थे तब उनका परिवार बंगलौर आ गया। लेकिन बबीता, क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ उनको दिक्कत आई क्योंकि यहाँ अंग्रेजी में पढ़ाई की जाती थी और रामनाथन जी उस समय तमिल ही जानते थे। हाँ, लेकिन मजबूत इरादों के सामने दिक्कतें कहाँ टिक पाती हैं। बिल्कुल। वो खुद कहते हैं कि इस परिस्थिति में मैंने टीचर्स को सुनना बंद कर दिया था और चीजों को अपने हिसाब से समझना शुरू कर दिया। I worked in that plant, which was supposed to make sure these gases didn't escape, and it was quite frustrating because we didn't know how to do that. I hated engineering. I hated that job. So just out of frustration, I decided to go back to graduate school. It was in the graduate school I finally found my calling. और सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई पढ़ाई होती है भला? रामनाथन जी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद स्नातकोत्तर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज से हुए। इसके बाद 1970 यानी 1970 में वो इंटरफेरोमेट्री पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में रॉबर्ट सेस के निर्देशन में अपना अध्ययन कार्य शुरू किया। और वो रॉबर्ट सेस ही थे जिन्होंने रामनाथन जी को एटमॉस्फेरिक साइंसेज की ओर बढ़ाया। और इस क्षेत्र में रामनाथन जी को पहली सफलता 1975 यानी 1975 के आसपास मिली। ये कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लोबल वार्मिंग पर होने वाले प्रभाव पर थी। पर्यावरण की ओर उनकी रिसर्च और बढ़ी और अर्थ रेडिएशन बजट एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने जाना कि पृथ्वी को शीतल बनाने में बादलों का बड़ा योगदान है। अर्थ रेडिएशन बजट एक्सपेरिमेंट में ही काम करते हुए उन्होंने पाया कि ब्लैक कार्बोनेशियस एरोसॉल का जलवायु के ऊपर गहरा प्रभाव है। उनकी इस खोज ने ही इंडियन ओशन एक्सपेरिमेंट में मदद की। 1990 यानी 1990 में पॉल कट्जन के साथ उन्होंने भूरे बादलों को पाया जो हिंद महासागर के क्षेत्र को घेरे हुए हैं। उन्होंने पता लगाया कि इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के चलते भारतीय मॉनसून में कम बारिश हो रही है। मौसम के बदलाव से भारतीय कृषि पर होने वाले प्रभाव में भी रामनाथन जी रुचि रखते हैं। 2007 यानी 2007 में उन्होंने बालकृष्णन के साथ ग्लोबल वार्मिंग और हवा में प्रदूषण को कम करने को लेकर श्वेत पत्र लिखा और इसका नाम उन्होंने प्रोजेक्ट सूर्य रखा।
सूर्य परियोजना के तहत उन्होंने ग्रामीण भारत में सस्ते सौर कुकर उपयोग करने पर बल दिया। ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड और कालिख उत्सर्जन यानी सूट एमिशंस की कटौती में मदद मिलती है। इसके अलावा बायोगैस के उपयोग पर भी रामानाथन जी ने जोर दिया, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मार्च 2009 यानी 2009 में प्रोजेक्ट सूर्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक गांव से की। इसके तहत वहां बायोमास कुक स्टोव्स और सोलर लैंप दिए गए। इसके बाद सूर्य परियोजना को UNEP से $1,50,000 का फंड मिला। रामानाथन जी आज के समय के बहुत बड़े रिसर्चर हैं। उन्होंने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, अमेरिकन मीटियोरोलॉजिकल सोसाइटी और अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के साथ अन्य संस्थाओं के फेलो हैं। Atmospheric brown clouds are vast plumes of pollution clouds. They are about 3 kilometers thick, almost about 10,000 feet, and they threaten public health. They destroy hundreds of millions of tons of crops, and they also change climate at local, regional, and global scale. What really inspires me is the fact that we have the capability to observe the air, the atmosphere from space, from in situ, from aircraft, and from ships, and understand the nature of the pollution, where it comes from, so that we're able to predict for the future. 1995 यानी 1995 में रॉयल नीदरलैंड्स एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें 22 बैलेट मेडल दिया। इसके अलावा उन्हें कार्ल गुस्ताव रॉसबी रिसर्च मेडल भी मिला है। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। बबीता, अब बात उस शख्सियत की जिन्हें हिंदी सिनेमा का आम आदमी कहें तो दो राय नहीं होगी। उन्होंने बहुत ही सरल अभिनय कर हम सबके दिलों में जगह बनाई। हाँ, उनकी फिल्में आज भी दिल को फील गुड देती हैं, चाहे वो गोलमाल हो या छोटी सी बात हो। और उनके कहे गए सर को सिनेमा के कई चेले आज भी दोहराते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमोल पालेकर की। संदीप, सच में उनके अभिनय में इतनी सादगी और इतनी रियलिटी है कि उन्हें हिंदी सिनेमा का आम आदमी कहा जाने लगा। और जैसा उनका वास्तविक अभिनय था वैसे ही अब वो फिल्में भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी समय अभिनय को देने के बाद अमोल जी अब निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं। अमोल जी हिंदी सिनेमा के अनोखे अभिनेता हैं, जिनकी पहली फिल्म ने सिल्वर जुबली तो मनाई ही, उसके बाद उनकी प्रदर्शित दोनों फिल्मों ने भी जुबलीज मनाई। जी हाँ दोस्तों, 1974 यानी 1974 में अमोल पालेकर ने जब रजनीगंधा से सिनेमा में प्रवेश किया तो उनको दर्शकों का अच्छा साथ मिला। इसके बाद उनकी दो फिल्में 1975 यानी 1975 में छोटी सी बात और 1976 यानी 1976 में चितचोर आई, और इन तीनों फिल्मों ने मुंबई में सिल्वर जुबली मनाई। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। 24 नवंबर 1944 यानी कि 1944 को बम्बई में जन्मे अमोल पालेकर ने करियर की शुरुआत मराठी मंच से की।
मुंबई में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की। लेकिन कुछ लोग होते ना जो बचपन से ही खास चीजों के प्रति अपना रास्ता बना लेते हैं। हाँ, वैसे ही अमोल जी भी पढ़ाई के साथ साथ थिएटर करने लगे और थिएटर के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। बिल्कुल, लेकिन इस दोस्ती को बनाने के लिए उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई के बाद अमोल जी बैंक में क्लर्क का काम भी करने लगे थे और अब वो नौकरी भी करते और थिएटर के लिए भी उन्हें वक्त निकालना पड़ता। लेकिन जो इस संघर्ष में टिका रहता है, जीत उसी की होती है। अमोल जी भी टिके रहे और उनके लिए दरवाजा खुला 1971 में सत्यदेव दुबे की मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे से। इसके बाद उन्हें पहली हिंदी फिल्म रजनीगंधा मिली। 1974 यानी 1974 में आई ये फिल्म सफलता के नए आयाम छू गई और अमोल जी के अभिनय की तारीफ हुई। बासु चटर्जी ने मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर यह फिल्म बनाई थी। कई बार यूं भी देखा है कि जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के मन में सजा के। कम बजट की इस फिल्म की सफलता ने बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों को और ज्यादा उत्साहित किया और एक साल बाद बासु जी ने अमोल जी के साथ छोटी सी बात बनाई। छोटी सी बात को 70 के दशक की सबसे अच्छी हास्य फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म के लिए अमोल जी फिल्म फेयर अवार्ड से नामांकित हुए और बासु जी ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता। जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। 1976 यानी 1976 में बासु जी और अमोल जी की जोड़ी जमी रही और चितचोर सामने आई। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगले सालों में घरौंदा, भूमिका, बातों बातों में जैसी कुछ फिल्मों ने अमोल जी को बेहतरीन अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन जो बात गोलमाल की है वो और किसी की नहीं। 1979 यानी 1979 में आई अमोल जी की फिल्म गोलमाल, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सही कह रहे हो संदीप, ये फिल्म भारतीय मध्य वर्ग पर आधारित थी, लेकिन फिल्म को हर वर्ग ने सराहा और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और ये फिल्म आज भी भारत में बनी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। बड़े बाबू, आप तजुर्बेकार लोगों की फाइल निकालिए, लगता है उन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा। ये नई जनरेशन से मुझे बड़ी मायूसी हुई बड़े बाबू। आधों को तो मूंची नहीं, बाकी आधों के लिबास देखिए, बातें सुनिए तो सर में खून चढ़ जाता है। नमस्ते जी। आइए आइए। आपका शुभ नाम है? राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। बैठिए बैठिए। ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो ये पता नहीं था कि मोती काला भी होता है। जी, ये जो इंडिया पाकिस्तान हॉकी टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे आज्ञा दीजिए सर। क्यों क्यों, क्या हुआ? अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है सर, लेकिन आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पिताजी ने जो सिखाया ठीक सिखाया। बैठो बैठो। और क्या क्या सिखाया उन्होंने? वो कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और मूंछों का उचित आदर करना चाहिए,
मुस्ताश इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सोल एंड माइंड। मूछ तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। बेटा, मैं तो कहता हूं जिसके पास मूछ नहीं उसके पास मन ही नहीं है। तुम्हें सचमुच एक आदर्श शिक्षा मिली है। दोस्तों, अमोल जी का सफर जारी रहा और कुमार साहनी की फिल्म तरंग ने अमोल पालेकर जी के अभिनय के बहुआयामों को लोगों के सामने पहुंचाया। अभिनय में अपनी खास पहचान बनाने के बाद अमोल जी ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया और इसकी शुरुआत उन्होंने मराठी फिल्मों से की। दोस्तों, उनकी पहली निर्देशित फिल्म मराठी भाषा की आकृति थी। इसमें अमोल जी साइको किलर की भूमिका में भी थे। 1984 में आई फिल्म अनकही उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद अमोल जी की थोड़ा सा रुमानी हो जाए, दायरा और कैरी जैसी फिल्में आई जिनकी आलोचकों ने काफी तारीफ की। एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, आई स्टार्टेड माई करियर इन 1980। मैंने 1980 से आज तक 15 एक फिल्में बनाई होंगी। नन ऑफ दोज फिल्म्स वेयर फॉर्मूला फिल्म, और ये सारी फिल्में लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने सराही, मुझे बहुत सम्मान दिया, मुझे बहुत आदर दिया। ये काम मैं हमेशा करता आया हूँ, बी इट एज एन एक्टर और बी इट एज अ डायरेक्टर। अमोल जी ने बड़े पर्दे के साथ ही छोटे पर्दे के लिए कच्ची धूप और नकाब जैसे धारावाहिकों का निर्देशन भी किया। सन 2005 यानी 2005 में उन्होंने शाहरुख खान को लेकर पहली फिल्म बनाई। अमोल जी अब निर्देशन में रम चुके थे और अगले साल उन्होंने क्वेस्ट नाम की अंग्रेजी फिल्म बनाई, जिसे अंग्रेजी की बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद धूमकाता, समांतर एंड वंस अगेन उनकी निर्देशित फिल्में हैं। अमोल पालेकर जी ने अपनी फिल्मों के हर रंग रूप में ध्यान दिया। अमोल जी की भाषा, देश और संस्कृति किसी भी आधार पर सिनेमा के विभाजन को नहीं मानती। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब संदीप भट्ट और बबीता जैन को दीजिए अनुमति आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की, लेकिन कल फिर से हाजिर होंगे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,